एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो बेटा ये है क्या। सबसे मेन चीज हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि भाई जब देश आजाद हुआ 1950 से 1990 तक, तो उस समय समस्या क्या थी कि भाई हमारा देश बिल्कुल अभी 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हो रहा है, तो हम पे रिसोर्सेज नहीं थे, हमें डेवलपमेंट करना था, ग्रोथ करनी थी। फिर हमने वहां पर पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड सेटलमेंट, ये सब हो गया। पर उसमें हमने इंडस्ट्रीज के लिए पढ़ा था कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ की जिम्मेवारी थी वो सारी किसके ऊपर आ गई थी, वो सारी जिम्मेवारी आ गई थी किसके ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर यानी स्टेट के ऊपर। रीजन पढ़े थे हमने कि भाई एक तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं था, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था, तीसरा भाई गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य वेलफेयर था जबकि प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट। ये सब हमने पढ़ा था। तो अब 90 में क्या हुआ, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है भाई वो जनरली भ्रष्ट होता है। जनरली, हर आदमी नहीं कह रहा मैं, पर जनरली क्या होता है, वो भ्रष्ट होता है पब्लिक सेक्टर में। आज के समय की बात तो छोड़ो, कुछ समय पुरानी बात बताता हूं बेटा। जैसे 2014-15 की बात बता रहा हूं, 12-10 इनकी। बैंक में मैं गया, बैंक के खुलने का टाइम है 10 बजे, काम करवाना है, इंतजार कर रहे हैं भाई साहब 12 बजे तो अधिकारी आ रहा है जिससे काम करना है। फिर 1:30 बजे लंच का समय होना है, 1 बजे लंच का पट्टी टांग दी कि 1 बजे लंच हो गया। 2:30 बजे खुलना है दोबारा बैंक, आ रहे हैं 4 बजे, अब 15-20 मिनट बाद अटेंडेंस लगाई और घर वापस। यही हालत थी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की हमारी कंट्री के अंदर। कोई छोटे से छोटा काम कराना है तो धक्के खाओ, चक्कर काटो, रिश्वत दो या बस। सरकार कुछ बना रही है, फॉर एग्जांपल एक सड़क बननी है, 1 करोड़ की लागत आनी है, 90 करोड़ तो खा जाएंगे, 10 करोड़ में कैसी सड़क बनेगी अब आप सोच लो। 1 करोड़ की लागत की जगह 10 करोड़ लगाएंगे तो। कई बार सुना होगा पुल गिर गया है ना, कई बार सुना होगा कि क्या नाम है शमशान घाट पे शेड गिर गई, नहीं बनी हुई। ठीक, तो यही सब कारण था कि पब्लिक सेक्टर ने जिम्मेवारी तो ली किसकी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, पर वो नाकाम रही। अब जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ही देश का नाकाम रहा तो देश की ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं। हुआ क्या, हमारी कंट्री इतनी दिक्कतों में आ गई थी एक समय पर कि हमारे देश में केवल और केवल 14 दिन का इंपोर्ट करने लायक पैसे बचे थे, यानी 14वें से अगले दिन 15वें दिन हमारे देश 1 रुपए की इंपोर्ट करने की सिचुएशन में नहीं बचा था। इस हालत में हम पहुंचे थे। और इंपोर्ट क्या होता था, जनरली पेट्रोलियम, उसके अलावा बाकी तो चीज हो नहीं थी, उसके भी हम काबिल नहीं रहे। ठीक, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। भाई कहने को तो हम कहते हैं ही इज जीनियस, मतलब सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन, पर उनके रहते भी अगर ये हालत आई तो इसका मतलब उनका काम भी सही सलामत तरीके से नहीं था ना, यही तो कहोगे फिर आप। भाई उनके कहने से क्या होता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड थे। टैलेंटेड तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ऋषभ पंत भी आईपीएल में खेला, तो क्या है बात का 27 करोड़ और क्या है बात का टैलेंट भाई, तो सेम वही चीज। तो कुछ ऐसे कारण रहे कि हमारी भारत की इकोनॉमी बिल्कुल डूबने की कगार पे आ गई थी, बिल्कुल भूखी नंगी होने की। तो उस समय पर भारत सरकार गई वर्ल्ड बैंक के पास कि जी हमें कर्जा दे दो। ठीक है, कितना, $7 बिलियन का मात्र। पहले फर्स्ट इंस्टेंट में वर्ल्ड बैंक ने हमें भगा दिया, कोई कर्जा वर्जा ना है भूखे नंगे देशों को। फिर वर्ल्ड बैंक को ध्यान आया यार हम तो वर्ल्ड बैंक है, हमें तो सबकी मदद करनी है। फिर भारत से थोड़ी सी बातचीत करी गई और भारत से पूछा गया कि भाई आप लोग अपना कर्जा कहां से चुकाओगे। तो भारत ने जवाब दिया जी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज चल रही है उनसे चुकाएंगे, उनसे प्रोडक्शन करके। तो क्वेश्चन पुट करा गया कि भैया तो कैसी इंडस्ट्री जो इतना घटिया माल बनाती है कि तुम्हारे देश के लोग ही उन्हें नहीं खरीदते, एक्सपोर्ट क्या खाक करोगे उन्हें, तो पैसा ही नहीं कमाओगे, डूबते जा रहे हो, तो हमारा कर्जा कहां से चुकाओगे। तो फिर यहां वर्ल्ड बैंक ने एक आदेश दिया, आदेश मैं ऑर्डर बोल रहा हूं, बुक में लिखा है रिक्वेस्ट, एक्चुअली में तहजीब में बोला जाता है। जैसे पुलिस वाले ही आपसे कुछ इंक्वायरी करता है तो क्या कहता है, वो ये नहीं कहता आदेश दे रहा हूं, भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सच बता दो,
वो कहने को रिक्वेस्ट होती है, ना मानो तो गाल पे क्या आता है, चाटा, है ना। तो रिक्वेस्ट नहीं थी, वो ऑर्डर था कि भारत सरकार को आदेश दिया कि अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम अपने देश में रिफॉर्म्स लाओगे, प्राइवेट सेक्टर के जो बीच में तुमने कांटे बो रखे हैं, किस नाम से, लाइसेंस के नाम पर के, उन्हें हटाओगे, अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन करोगे, तो हम सोच सकते हैं हम तुम्हें कर्जा दें, क्योंकि तब हमें उम्मीद है हमारा पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। मनमोहन सिंह जी को जबरदस्ती का क्रेडिट थोपा गया है इसका, ठीक है। उनकी अपनी इच्छा थी तो वर्ल्ड बैंक के कहने से पहले रहते ना ये चीजें आई। कब ये, जब कर्जा नहीं मिला, कर्जा मिलने की कंडीशन में, तो हम उस कर्जे की नौबत पे पहुंचे क्यों? तो सबसे पहला क्वेश्चन है रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। उस कर्जे की नौबत पहुंचे क्यों? सबसे पहला कारण पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। आजकल एक चीज बड़ी देखता हूं मैं फेसबुकों पर, कभी कभी देख लो तो इंस्टाग्राम पर, भैया लोगों को बड़ी चिंता है कि भारत की कंपनियां बिक रही हैं, बड़ी चिंता है। अलाउ, अच्छा वो अलाउ उसे नहीं कर रखा मैंने मीटिंग तो चालू कर रखी है, कर रहा हूं बेटा। कहाँ है देवी जी? आई नहीं रही है तो गोला गोला घूम रहा है। हाँ जी, बड़ा आप लोगों ने भी सुना होगा। आप ही इतने लोग यहां बैठे हो, मैं आपसे कुछ पूछूं, अगर जेब में पैसे हैं तो इलाज कहां कराना पसंद करते हो, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में? जेब में पैसे हैं तो कहां पढ़ना पसंद कर रहे हो भाई, प्राइवेट में, सरकारी में? जेब में पैसे हैं तो बीएसएनएल की सिम यूज कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर की? अरे जब तुम्हें ही यकीन नहीं है अपने पब्लिक सेक्टर पे, तो किसी और को यकीन कैसे होगा? क्यों नहीं है आप लोगों को यकीन? क्योंकि आप सबको बताया भैया वहां पे इलाज के नाम पर बस आदमी पड़ा हुआ है, पता नहीं डॉक्टर आएगा भी नहीं आएगा, है ना। स्कूल के अंदर जाएंगे सरकारी, पता नहीं हमें पढ़ाया भी जाएगा या बस मास्टर मारपीट के भेजा करेगा। यही है ना सोच। बीएसएनएल की सिम बदनाम है भैया, आधी जगह नेटवर्क नहीं आते। अरे तो जब प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस इतनी पुअर होगी तो लोग उनका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे तो ऐसे सेक्टर किसमें जाएंगे? प्राइवेट कह रहा हूं, सॉरी, पब्लिक। ये सभी सेक्टर किसमें जाएंगे? फिर लॉस में जाएंगे। और लॉस में जाते हुए सेक्टर को सरकार आप ही के टैक्स के पैसे से कब तक उसका बर्डन झेलेगी? आप बताएं। तो क्या करेगी सरकार? प्राइवेटाइज करेगी। इसके पीछे कारण प्राइवेटाइज बनेगा आगे जाकर। पुअर परफॉर्मेंस का ही कारण आगे जाके क्या बनेगा? प्राइवेटाइजेशन आया। इन 40-year पीरियड पब्लिक सेक्टर वाज असाइन एन इंपॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। However, except for few public enterprise, overall performance was very disappointing. सारे के सारे 90%, 95% ये जो सेक्टर थे पब्लिक सेक्टर, सब क्या थे ये बेटा? लॉस मेकिंग थे। डेफिसिट इन बीओपी मतलब क्या है? भारत इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। अगर हमने इंपोर्ट करी 1 करोड़ की, एक्सपोर्ट करी 2 करोड़ की, तो हमें 1 करोड़ विदेशियों को देना है, उनसे लेना है? लेना है। ये तो अच्छी बात हुई। पर भारत इस सिचुएशन में है कहां? भारत इंपोर्ट करता है ज्यादा से 10 करोड़ और एक्सपोर्ट कर रहा है केवल कितना? 2 करोड़। तो उल्टा 8 करोड़ रुपए भारत को अपने रिजर्व से विदेशियों को पेमेंट करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही है? तो इसी को कहा गया है बेटा डेफिसिट इन बीओपी। तो हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिशिएंसी थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंचने लगे। डेफिसिट इन बीओपी अराइज व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसीप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। सही है। तो ऐसे में होगा क्या कि भैया जब देश की करेंसी सारी बाहर जा रही है, फॉरेन करेंसी, तो देश में फॉरेन करेंसी का स्टॉक क्या होता जाएगा? कम। इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब ये इन्फ्लेशन क्यों आता है? अच्छा एक बात बताओगे,
आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा नेता है, ईमानदारी से बोलना, जो अगर पीएम बनता है तो वो महंगाई को रोक के दिखा देगा? भाई जिसे हम सो कॉल्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट जीनियस पर्सन कहते थे, भाई क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह जी को, क्या उन्होंने महंगाई रोक दी थी? 2004 में पेट्रोल 32 से 2014 में जब छोड़ा 80 पे छोड़ा तो महंगाई रोक दी? फिर कौन रोक सकता है? दुनिया में कोई नहीं रोक सकता भारत की महंगाई। इसके पीछे कारण क्या है बताएगा कोई, क्यों बढ़ती है महंगाई? मेरे पास 10 पेन है, ठीक है, एक पेन 10 रुपए का बिकता है, खरीदने वाले ही 6 आ रहे हैं, खरीदने वाले 8 आ रहे हैं, खरीदने वाले 10 आ रहे हैं। क्या पेन की शॉर्टेज है? तो ऐसा क्या कारण रहेगा मैं 10 की जगह पेन 12 में बेचूंगा? कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है या डिमांड के बराबर है। तो ऐसे में महंगाई नहीं बढ़ती है। महंगाई कब बढ़ती है? ये पेन 10, इस साल खरीदार थे 15, भारत सरकार ने खूब मेहनत करके अगले साल 15 पेन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, आबादी बढ़ के हो गई 25। जो पहले शॉर्टेज 5 पेन की थी, अब वो कितने पेन की रहने लगी? 10। जब मार्केट में इस चीज की शॉर्टेज रहेगी, यानी डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम, तो ये महंगा होगा, सस्ता होगा। अब ये महंगा बेचूंगा, जिसकी औकात तो पैसे दे दो, ले जाओ भाई, मेरे पास ग्राहक ज्यादा है, क्वांटिटी कम है। ये होता है इन्फ्लेशन, और यही कारण रहा, आबादी बढ़ती रही, पर उस आबादी के अनुसार जो ये पब्लिक सेक्टर था, ये प्रोडक्शन देश में बढ़ा ही नहीं पाया। जब देश में प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा पाया तो होगा क्या? तो जाहिर सी बात है बेटा, चीजें क्यों नहीं शुरू हो जाएंगी महंगी। कभी नोटिस करो, जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी की चीज आती है वो महंगी होती है, फिर कुछ दिनों बाद वो सस्ती क्यों होती है? अरे डिमांड कम नहीं होती, सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसे बनाने वाले। जब मार्केट में डिमांड से सप्लाई एक्सीड करने लग जाएगी तो अपने आप प्राइस गिर जाएंगे, है ना? क्लियर है बात? पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? सरकार तो बनाती नहीं है, तो उसका क्या जा रहा है? अरे जाहिर सी बात है, पीछे से सप्लाई चेन रुक रही है। जो चीज की सप्लाई चेन रुक गई, यानी डिमांड उसकी एक्सीड हो गई सप्लाई से प्रेजेंट, तो क्या होगा? वो महंगी होती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और इसके पीछे पब्लिक सेक्टर कारण क्यों है? वो उस रफ्तार से प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं पाया जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ रही थी। सही है? कोई डाउट इसमें? देयर वॉज ए कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब देखो, मैं किसी भी मंत्री का नाम नहीं ले रहा, किसी भी नेता का, जनरल बात कर रहा हूं। कुछ बड़े बेहतरीन इकोनॉमिस्ट और समझदार लोग हैं जिनकी सोच ये है कि भाई जब नोट छापने की पावर भारत की अपनी है, तो भारत सरकार बहुत सारे नोट छाप के गरीबों को फ्री बांट दे, गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी। सही बात है गलत है? वैसे नहीं होगी दूर, क्यों? पैसे आ जाएंगे। अरे भैया ये जो है ना, ऐसी बेवकूफी वेनेजुला और पता नहीं ऐसे कई देश कर चुके हैं, ठीक? और ऐसे ही एक और हैं जो कोशिश में लगे प्रधानमंत्री बनने की, उनकी भी यही सोच है, ऐसा करेंगे तो महंगाई, हम गरीबी दूर कर देंगे एक झटके में। ऐसा नहीं होता। अब सुनो मेरे पास, ये भारत देश है, 10 कुर्सियां हैं इस देश में और 1000 रुपए छपे हैं, तो 1000 रुपए में क्या खरीद सकता हूं मैं? 10 कुर्सी। एक कुर्सी कितने की? अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री जी, कुर्सियां तो छपती बनती नहीं है और 10 की 10 रहती है, वो नोट छाप के बना देते हैं 1000 के 10,000। अब इस 10,000 में क्या खरीदोगे? अब भी तो 10 ही कुर्सी खरीद पाओगे जब कुछ है ही नहीं। तो इन शॉर्ट ये जो कुर्सी थी 100 रुपए की, उसकी कीमत क्या पहुंच जाएगी? 1000 रुपए। तो नोट मनी सप्लाई बढ़ा दोगे अगर आप, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे, तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। रिमेंबर, ठीक है? उससे गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, मनी की क्या होगी? वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है? श्योर बेटा? तो यही लिखा हुआ है कि मनी सप्लाई बढ़ा दी पर गुड्स बढ़ाए नहीं, तो होगा क्या? अच्छा एक बात सुनो, भारत सरकार का कोई काम अगर मैं फ्री में कर दूं तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, सजा? इनाम? तो मैं नोट छाप दूं घर पे फ्री में? क्यों भाई? मैं काम तो उन्हीं का कर रहा हूं। तुम्हें पता है नकली नोट छापना देशद्रोह में आता है। क्यों?
मैंने किसी का गला नहीं काटा, मैंने रेप नहीं करा, मैंने डकैती नहीं डाली, मैं कुछ तो करा नहीं, तो फिर क्यों ये इतना सीरियस क्राइम क्यों है? वाई बेटा? क्योंकि उससे भारत की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। कैसे? सेम भारत सरकार ने सोचा कि हमारे पास 100 कुर्सियां हैं, हम 1000 रुपए छाप लेते हैं, और 1000 रुपए मैंने घर में छाप दिए, तो मार्केट में कितने रुपए पहुंच गए? 2000। और कुर्सी जो बिकनी चाहिए थी 100 में कितने की बिकेगी? अब सरकार को समझ ही नहीं आएगा महंगाई कंट्रोल कैसे करें भाई, ये क्या हो क्या रहा है? आया ना? इसीलिए बेटा वो देशद्रोह है। ठीक है, मनी सप्लाई ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के इक्विवेलेंसी में बढ़ेगी, प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, तो मनी सप्लाई से महंगाई नहीं बढ़ेगी। पर आप गुड्स बढ़ा रहे हो 10 रुपए के, मनी की सप्लाई बढ़ा रहे हो आप 25%, गुड्स बढ़ रहे हैं 10%, तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी प्रोडक्शन के कंपैरेटिव, तो महंगाई बढ़ेगी। क्या? वही तो मैं कह रहा हूं, देशद्रोह है वो। कहां छप रहे हैं पता है सरकार को? धुरंधर देखी थी, कहां छप रहे थे वो? छपाए किसने थे? सरकार के मंत्री नहीं, पुरानी वाली के। तो सरकार ने क्यों पकड़ती? उसका तो कमीशन सेट था ना। हाँ या ना? अब नकली नोट अब भी आ रहे होंगे, पर इतनी फ्लुएंसी में है वो, अब इतनी फ्लुएंसी में नहीं है। और यही कारण है, अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ दो, पेंडेमिक युद्ध की, तो आप नोटिस करोगे पिछले 3-4 सालों से हर चीज के रेट स्टेबल चल रहे थे, वो बढ़ नहीं रहे थे। पेट्रोल 2-3 साल से 96 ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा था ना सेम रेट पर। और एलपीजी वगैरह अधिकतर चीजों के रेट क्या चल रहे थे बेटा? वो सेम चल रहे थे। कारण पीछे वो सब नकली नोटों की सप्लाई बंद थी, और जितने देश में एडिशन हुआ उसी हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ाई जा रही थी। अब ये सिचुएशन चेंज है, वार सिचुएशन एक इमरजेंसी होती है, आप इसमें जर्नल लॉ नहीं लगा सकते। पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इमरजेंसी, वहां पर डिमांड के फैक्टर चेंज हो सकते हैं। चलो अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एक्सटर्नल एसेट्स held by central bank for direct financing of external payment। और आप यकीन मानना, अभी अभी मोदी जी ने कुछ बोला था हम लोगों से कि सोना मत खरीदो, हो सके तो 1 साल। तो हम लोगों को लग रहा कितना बड़ा फेल प्रधानमंत्री है। फेल प्रधानमंत्री यहां पे पता लगता है, उन्होंने तो सोना खरीदने से रोका है, इन्होंने भारत के लोगों का सोना लेकर के अपना काम चलाया था। वो कम से कम हमसे सोना छीन तो नहीं रहे, उन्होंने तो सोना खरीदने से रोका है। भारत का जितना रिजर्व सोना था वो सब भारत सरकार को गिरवी रखना पड़ा था। इसी लाइन के अंदर अंदर में वो चीजें हैं, किसी में 4 साल पुरानी बुक होगी तो ये लाइनें भी लिखी दिख जाएंगी। अब होता क्या है, शिष्टाचार के नाते बुराइयां नहीं करते, वो लाइनें हटा दी जाती है बेटा। ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू लोएस्ट लेवल and it lead to foreign exchange crisis in the country। अब सुनो ध्यान से, कितना फॉरेन करेंसी बचा था? टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर नॉट मोर देन 2 वीक। मैंने कितने डेज बोले थे? 2 हफ्ते में 14 डेज ही तो आते हैं। बस इतना पैसा बचा था सरकार पे, केवल इतना। इस कदर हम भयंकर डूब चुके थे। और इंटरनेशनल इंटरेस्ट, या तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे कर दो जो हम पे उधार है पुराना, या 2 हफ्ते का माल इंपोर्ट, बस उसके बाद आप टाटा बाय बाय, फिर हम बर्बाद हो चुके हैं, फिर हमारे हाथ में कट हो रहा है। इस सिचुएशन पे हम पहुंचे हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो बेहतर है क्या पहले कॉशन ले ली जाए। आपको सबको पहले पता होता कोविड आ रहा है तो आप क्या पैसे उड़ाते 18-19 में? नहीं ना भाई। आपको अगर कोई कहे कि कोविड आ रहा है पैसे बचा के इस्तेमाल कर लो, कोई बुराई है उसने गलत राय दे दी आपको? नहीं ना। तो वही वाली बर्डन ऑफ डेथ पूछो मत ना कितना, इतना कि भारत में पैसा ही इतना बचा है कि केवल ब्याज चुका पाए, बाकी फिर खत्म। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन रेवेन्यू। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, public and international financial institution।
इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये सब जानते हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर है भ्रष्ट होता है, नाकामयाब होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, केवल तनख्वाह लेने आता है या केवल रिश्वत लेने के लिए काम करने की इच्छा दिखाता है। द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस फ्रॉम इन efficient management of Indian economy. The government has generated surplus revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. However, there was no additional revenue due to continuous spending on development program. अब कहने की बात है कि सरकार प्रोग्राम के लिए पैसा खर्च करती थी, वो प्रोग्राम दिखते तो कहीं थे ही नहीं, कागजों के अलावा दिखते ही नहीं थे। बेटा आप लोग तो उस एज में हो कि जब आपने होश संभाला था ना, आप 6 साल के थे, तब गवर्नमेंट देश की चेंज हो गई थी। याद भी नहीं होगा आपको, गाजियाबाद जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सिटी, 8 से 10 घंटे लाइट मिलती थी बस इस शहर को दिन में केवल। उस सिचुएशन में आप 5-6 साल के थे तो इसलिए आपको याद भी नहीं होगा। गाजियाबाद ने ऐसे समय भी देखा है। यहां से मेरठ कितनी दूर है, कितनी देर का रास्ता मानो भाई? मेरे ख्याल से एक्सप्रेसवे से तो आधा घंटे में पहुंचा देता है, और नॉर्मली एक ऐसा समय हमने देखा 5 घंटे 5.5 घंटे मेरठ के होते थे, क्योंकि सड़कों के नाम पर एक 10 फीट की सड़क होती थी, उसी पे गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है, और गड्ढे इतने कि या तो ये मान लो गड्ढों में सड़क है, सड्डों में सड़क पे गड्ढे हैं भैया, जैसे चाहे मान लो इक्वलेंट है 50-50%। ये पैसा स्पेंड हुआ होता था, मजाक नहीं कह रहा हूं। मेरी मौसी रहती है हरिद्वार में, वहां जाता था, सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 9 बजे घर पहुंचते थे हरिद्वार। अब सुबह 6 बजे निकलो, 8:30 बजे उनके घर पे होते, सुबह के, रात के नहीं। ठीक है जी, ये स्पेंडिंग थी, पर वो चाहती कहां थी पता नहीं, पर सरकारी फंड से पैसा जाता था स्पेंडिंग के नाम पर, और जब वो स्पेंड हुआ ही नहीं तो रेवेन्यू कैसे आता उसका? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिकेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू at time foreign exchange borrowed from other country and international financial institution were spent on meeting consumption need. मतलब कर्जा लेकर के तो देश की नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी की जरूरत पूरी की जा रही थी। कर्जे 2 तरीके के होते हैं, पहले बताओ कर्जा अच्छा है बुरा है? बुरा है, अच्छा है, ये डिपेंड करता है किस लिए लिया। मैंने बैंक से 50 लाख रुपए लिए हैं दुकान में लगाने के लिए, अच्छा है, क्या मैं चुका पाऊंगा ये पैसा? बिल्कुल, दुकान से कमाऊंगा पैसे चुकाऊंगा। मैंने 50 लाख रुपए लिए हैं घर की जरूरत पूरी करने के लिए, बेटी की शादी के लिए, अब ये कैसे चुकाऊंगा? तो बेटा 2 तरीके के कर्जे होते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पुरानी सरकारों के सारे कर्जे केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए थे। कंजम्पशन नीड मतलब डे टू डे एक्टिविटी, तो उसे चुकाएंगी कहां से? उसे चुकाने के लिए फिर कहीं और से कर्जा लेंगी ज्यादा, क्योंकि ब्याज भी देना है पुराने का। और ऐसे होगा क्या? हम कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। तो ये रीजन थे। अभी अभी जो मैंने ऊपर बोला, मैंने झूठ कुछ नहीं बोला, फिर से पढ़ लेते हैं। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। अब मेरी एक बात सुनिएगा, हमें बड़ा गर्व है, हम भारतीय हैं, हमने ये कर दिया, हम पाकिस्तान से आ गए, सब बकवासबाजी है। पाकिस्तान में हमसे 3 साल पहले जाग गया था। 1989 में उसने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च कर दिया था, और हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च कब करेंगे? 1991 में। वो भी क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगाई है, बिना इसके कर्जा नहीं दूंगा। अपनी मर्जी से सरकार यहां भी नहीं जागी थी। To manage the economic crisis 1991, Indian government approach for loan from IBRD, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं आज के समय में, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, और IMF। इंडिया ने कितने लोन के लिए अप्रोच किया? केवल $7 बिलियन के लिए। उस समय कितने गर्व से बता रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत बड़ा काम किया था देश बर्बाद होने में। लिख भी रखा है, नोन फॉर हिज कैपेबिलिटीज।
फॉर अवेलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज, देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्सपेक्ट, ऑर्डर नहीं लिखा है क्योंकि शिष्टाचार की भाषा है ये। किसकी भाषा है ये? शिष्टाचार। इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। साफ साफ उन्होंने बोला कि अगर इंडिया लिबरल होती है, अपनी इकोनॉमी ओपन करती है, प्राइवेट सेक्टर के कांटे हटाती है, प्राइवेट सेक्टर को काम करने देती है, तो भैया हम कर्जा दे देंगे, नहीं तो हमें तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं है कि हम तुम्हें कर्जा दें। तो अब मजबूरी क्या है, या तो बर्बाद होकर बैठ जाओ, या कर्जा लेना है तो भैया उनकी क्या माननी पड़ेगी? शर्त माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कंडीशन रखी थी हमारे सामने, क्या कि हमें क्या लाना पड़ेगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, ना कि मनमोहन सिंह जी को। ठीक है ना? क्लियर है? रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, ये रेस्ट्रिक्शन हटाओ, गवर्नमेंट का रोल खत्म करो कई क्षेत्रों से, गवर्नमेंट की उसकी कुछ नहीं है, और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटाओ। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं, देखो साफ आगे लिखा भी है, इंडिया एग्रीड द कंडीशन, यानी ये रिक्वेस्ट ही कंडीशन थी। क्या थी ये? कंडीशन थी। और भैया उस वजह से फिर आईएमएफ लॉन्च हुआ, आईएमएफ कह रहा हूं, एलपीजी लॉन्च हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मसाले लगा के पढ़ा रहा हूं। सही है? बन सकता है ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म का श्रेय किसे दोगे? वर्ल्ड बैंक को दोगे। ठीक है? कहानी को तो बचपन से कान में ये भी बैठाया गया कि गांधी जी ने आजादी दिलाई, पर हम सबको मालूम है कैसे मिली आजादी, है ना? तो सुनी सुनाई बातें नहीं, जो प्रूव्ड है उन बातों की बात करते हैं। क्यों आया इकोनॉमिक रिफॉर्म? क्योंकि कंडीशन रखी थी। किसने रखी थी? वर्ल्ड बैंक ने। कितना कर्जा देने की? $7 बिलियन देने की। कंडीशन क्या थी? कि इंडियन इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा। सही है? अब किसी ने कभी होम्योपैथी के डॉक्टर को दिखाया बेटा? अब जैसे सपोज करो मुझे कोई बीमारी है, मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता हूं, मैंने तो जो नोटिस किया है वो एक देता है शीशी या पुड़िया कि हर 15 मिनट में खानी है, 1 घंटे के अंदर इसे आज खत्म कर लो, जिससे जो तुम्हें दिक्कत है वो अभी दूर हो जाएगी। फिर कल से ये नीली पीली गोली दिन में 6-6 बार 2-2 बार देनी है, 6-6 गोली। ऐसे ही होता है। वो जो इंस्टेंट वाली दवाई होती है वो क्यों होती है? कि जो अभी बहुत ज्यादा मैं दिक्कत में हूं, वो दिक्कत थोड़ी सी कम हो। जैसे मैं बहुत तेज बुखार में गया था, अभी बुखार मेरा कंट्रोल में आ जाए। ज्यादा जुकाम हो रखा है, उसमें गया तो जुकाम कंट्रोल आ जाए। अब वो कल से जो गोलियां शुरू करनी है, 6-6 गोली, वो क्यों होती है? कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे शरीर के अंदर से वो बीमारी दूर। यही है ना? सेम यही है 2 मेजर्स। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड ऑफ मेजर। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर, मतलब कि अभी इंस्टेंट भी तो रिलीफ चाहिए। जब भारत बर्बादी की कगार पे है, बिल्कुल गड्ढे में गिरने को तैयार है, तो पहला रिलीफ क्या चाहिए? उस गड्ढे में गिरने से बचे, है ना? इंस्टेंट रिलीफ। शॉर्ट टर्म मेजर स्टेबलाइजेशन मेजर, जिसका एम क्या था? करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरा कंट्रोल करना इन्फ्लेशन। महंगाई इतनी ज्यादा, लोगों की कमाई बढ़ रही है 10% और चीजों के रेट बढ़ रहे हैं 200%, 100%, तो उसे कंट्रोल हो पहले। तो ये कौन सा मेजर है? स्टेबलाइजेशन। अब दूसरा स्ट्रक्चर बदलना, कि भविष्य में ये समस्या ना है। तो स्ट्रक्चर तो एक दिन में बदल जाएगा। एक दिन में कुपोषित बच्चा या जो कैंसर से आज ही उठा, वो अगले दिन ही खली जितना मजबूत हो जाएगा? नहीं ना। तो उसमें क्या लगता है? समय। तो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म मेजर। क्या है स्ट्रक्चर? जिसका एम क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाना। जब इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी। और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। कैसे? पब्लिक सेक्टर को में जो, प्राइवेट सेक्टर में जो रोक लगा रखी है ना, उसे हटा दो, क्योंकि आपकी बस की नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट, क्षमा करें, कि आप जो है इंटरनेशनल गुड्स से कंपटीशन कर लोगे।
आज भी मजबूरी में हम पेट्रोल गिरवाते हैं, पर अगर हमारे सामने ऑप्शन होता है रिलायंस या इंडियन ऑयल, तो किसका पेट्रोल आपको लगता है ज्यादा क्वालिटी का होता है ना। अभी अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका में रिफाइनरी खोली गई है, अमेरिका ने किसके सहयोग लिया है उसमें पता है आपको? भारत सरकार का नहीं लिया है, रिलायंस ग्रुप का, जियो का, अंबानी का लिया है। ट्रंप ने अभी 15, 20, 25 दिन पहले बिल्कुल खुले मंच पे थैंक्स बोला था मुकेश अंबानी को। मतलब प्राइवेट सेक्टर पे यकीन ज्यादा करते हैं, वो भी किसकी बजाय। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर के लिए, आपकी बस की नहीं है, क्षमा करें आप पे न हो पाएगा ये काम, ठीक है जी, तो छोड़ दें आप। अब इसमें 3 मेजर्स क्या क्या थे मेन। पहला लिबरलाइजेशन। लिबरल किसे कहते हैं हम? वैसे तो आजकल हमारी भाषा में लिबरल एक गाली है जो लेफ्ट पार्टी को दी जाती है, पर एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबरल क्या है? लिबरल का मतलब होता है थोड़ा सा क्या होना, लचर होना। लचर मतलब लीनियंट होना। जैसे 2 टीचर है, जैसी गर्दन मुड़ती है पेपर में, एक गर्दन पकड़ेगा, मुंडी पकड़ेगा, सीधी कर देता है, रैपिड मार के सीधा बैठ, कॉपी छीन लूंगा नहीं तो। दूसरा बेचारा क्या करता है, तुम बोल नहीं रहे तो इग्नोर कर देता है हल्का। तो लिबरल है, वो क्या कर रहा है, कुछ चीजों को देख के अनदेखा कर रहा है, यानी कि क्या है वो सरल है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रहा है। तो लिबरल का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर पे जो भी, देखो कितना अजीब देश रहा होगा हमारा, सोचो पूरी दुनिया ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, हमारे देश ने ग्रोथ और डेवलपमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी पहले। कैसा अजीब होगा, सोच के देखो जरा। लिबरलाइजेशन इन इंडिया, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या करा गया? पहला, जो बहुत मुश्किल रेगुलेशंस, रूल्स बनाए गए थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, उन्हें डीरेगुलेट किया, मतलब उन रूल को अबॉलिश किया। गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा कंट्रोल रखना चाहती थी प्राइवेट सेक्टर पे, उस कंट्रोल को क्या करा, कम करा गया। फ्रीडम दी गई किसे, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर इसके अलावा क्या करा, जो हमारे देश की इकोनॉमी पोटेंशियल थी उसे अनलॉक करा। बताओ, पहले लोगों ने ताला लगा रखा था अपनी क्षमता पर ही, काम करने की क्षमता पर तू काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा आदेश है। ये क्या बात है? पर भैया वो अनलॉक करना पड़ा। ज्यादा कंपटीशन लाए इकोनॉमी में, इससे क्या होगा, कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ेगी। जब सरकारी सेक्टर को कंपटीशन मिला, बीएसएनएल को, तो अब बीएसएनएल के लिए सिम भी फिर भी पहले से बेहतर काम करती है ना। अब पहले तो देखो कितने हरामी थे बीएसएनएल वाले, गाली से बोल रहा हूं। घरों में हमारे लैंडलाइन होता था, लाइनमैन होते थे, जानबूझ के खंबे का तार तोड़ जाते थे। फिर जाओ कंप्लेंट करने, 10 दिन जाओ, 15 दिन आते नहीं थे, रोज कल आएंगे कल। फिर कह दो भाई साहब 100-200 रुपए ले लेना, इंस्टेंट आ जाएंगे। तार जोड़ेंगे, 100-200 रुपए लेके चले जाएंगे। फिर वो तार 2 महीने चलेगा, नोटेड है किसका जोड़ा है, 2 महीने बाद फिर तोड़ दिया जाएगा। ये काम होता था पहले बेटा। अब ये काम कर सकते हैं वो, उन्हें पता है कस्टमर सीधा एयरटेल पे भग जाएगा। कर लो साला 2 दिन परेशान, महीने भर के तो रिचार्ज कराया, नहीं खरीदेगा दोबारा। तो उन्होंने क्या करा, अपनी क्षमता को बेहतर किया ना, एफिशिएंसी बढ़ाई। यही होता था पहले। तुमने वो बचपन देखा ही नहीं है ना बेटा। मैं दासराइट पे रहता था, देखो कितने डेवलप, गाजियाबाद महानगरों में आता है, टायर ए सिटीज में, पता है बात, यानी बड़े शहरों में। गाजियाबाद की हालत बताता हूं, दासराइट पे रहता था, अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो कितने देर लगती है लाइट आने में? अब 1 घंटे 1.5 घंटे में आ जाती है भाई। वो स्पेयर ट्रांसपोर्ट लाके वो लगा देते हैं, फिर कर देते हैं। हमारे समय में बस भूल जाओ 15-20 दिन, तो 15 दिन 20 दिन तो ठीक है। अब जो बेचारे दयालु लोग होते थे, पैसे वाले, वो जनरेटर लाते थे किराए पर, जनरेटर चला के बोरिंग चलती थी और लोगों के मोहल्ले का पानी भरवाया जाता था। पानी रिक्शाओं में लग के आ रहा है। फिर ये सिचुएशन थी लिटरली हमारे शहर की, कि 15 दिन 20 दिन 25 दिन घर की वायर या खंबे से कुछ खराबी आ गई है तो 8-10 दिन उसके, या फिर आप पे पैसे हो 500 रुपए। 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। इतनी मानो जो आज के समय में आप
एक अच्छा सा फोन ले लें। हाँ जी भाई साहब, ये हालत थी पब्लिक सेक्टर की। उस समय को भी देखा है मैंने और ये समय भी देखा है। अरे चल वो ठीक है, पर 250-300 थी, सामान सस्ता था, पर सामान की रेट तेज बढ़े, सैलरी धीरे बढ़ी। The economic reform taken by government under liberalization। अब उनमें क्या क्या आता है देखो। पहला मैंने आपको परसों बोला था, ये पढ़ के जाना। कोई पढ़ के गया पेपर में? बोला तो था मैंने, तो आया भी होगा ये। अरे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म नहीं आया अभी, तो मैंने पेपर में दिखाऊं लेते आए मेरे नाम नहीं पड़ा ना दिखाऊं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बताया हुआ नहीं आया। ये 15 क्वेश्चन का पार्ट 1 देखिए जरा। बेटा मुझे अपने बताए हुए इंपॉर्टेंट पे इतना यकीन है कि मैं किसी की बात नहीं मानता हूं। मुझे पता है जो बोला है वो आएगा। नहीं दिखा? चलो पहले हल्का सा देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या था। ये एक तो ये डेट याद रख लेना। सुनो, डेट याद रखना। एक तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से पढ़ाऊंगा चलो अगली क्लास में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मिनट का ओवरव्यू दे दूं, बस 2 मिनट का सुन लो। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सरकार इतनी सख्त थी लाइसेंस को लेकर के कि कोई भी आदमी केवल इंडस्ट्री खोले तभी लाइसेंस नहीं चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है तो लाइसेंस चाहिए, ग्रोथ कर रहा है तो लाइसेंस चाहिए, रंग बदल रहा है लाइसेंस चाहिए, पैकिंग बदल रहा है लाइसेंस। इतने सख्त नियम थे। और जिसे क्या कहते थे वहां के लोग, उस समय के लोग, लाइसेंस राज। मतलब अंग्रेजी राज खत्म हुआ, लाइसेंस राज शुरू हुआ। इस राज को खत्म करना। पहले बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, तकरीबन हर इंडस्ट्री जो रिजर्व कर रखी थी किसके लिए? सरकार के लिए, या फिर लाइसेंस लो। तो पहले इनमें से कम करके ने 18 पे लाए और फिर उसके बाद 3 पे 5 पे। सही है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। पहले 17 कंपनियां थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए वो थी रिजर्व, फिर 8 रह गई, अब शायद 3 ही रह गई हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन दिया गया था, वो रिजर्वेशन वापस ले लिया गया। और 2 कंपनियों के ऊपर पहले बाउंडेशन थी कि वो मिलकर काम नहीं कर सकती, ऐसी रेस्ट्रिक्शन हटा ली गई। ठीक है, ये अगली क्लास में चलो पढ़ते हैं।